Hello everyone, I welcome you all on this YouTube channel UPSC Logic. This is me राहुल और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 14 ऑफ योर MPA 011 जो आपका इग्नू का जो कंटेंट है, इग्नू का जो मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंटेंट है उसका MPA 011 स्टेट सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट नंबर 14 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये वीडियो रेलिवेंट रहेगा ना सिर्फ इग्नू के बच्चों के लिए, MPA वाले बच्चों के लिए, इसके साथ साथ जो वैल्यू एडिशन कंटेंट पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, UPSC CSE और स्टेट PCS के ऑप्शनल के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो रेलिवेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी और बकवास के, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका टॉपिक है। इग्नू के लिए सीधा क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट MPA 011 में कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और फॉर दैट मैटर CSE में भी इंपॉर्टेंट है कि LPG का रिफॉर्म्स क्या, LPG रिफॉर्म्स जो आए थे उनका क्या इम्पैक्ट रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो बहुत ही रेलिवेंट है, ये डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन है UPSC CSE के भी, और ये इंपॉर्टेंट है इग्नू के लिए भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको बेसिक डिटेल्स और लिंक करेंगे अपने थियोरेटिकल पोर्शन से जो हमने पढ़े हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स में। इसके अलावा वी विल सी कि कैसे इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और यहाँ पर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं ग्लोबलाइजेशन के। इवन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम यहाँ पे वीमेन कर दें और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फैमिली और ऐसे कर दें तो बहुत सारा सोसाइटी और GS2 का भी पार्ट बन जाएगा ये टॉपिक, जो आपका UPSC और स्टेट PCS में रहता है जनरली। बट यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिकोड करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेट, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्टेट, और इसके अलावा ओवरऑल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, और फिर स्टेट और मार्केट का कोऑपरेशन। तो देख रहे हो यहाँ पे एक तरह से एक पैरामीटर लगाओगे कि ये रही चलो स्टेट, ये नीचे रहे लोग यानी सिविल सोसाइटी या फिर मार्केट। तो पहले स्टेट कैसे चेंज हुई, फिर ये जो पूछ रहे हैं उसका स्टेट का रिस्पॉन्स कैसे चेंज हुआ, मतलब ये जो कम्युनिकेशन टाइप की चीज़ यहाँ हो रही है वो कैसे चेंज हुई, एंड देन वी विल सी कि कैसे इनका कोऑपरेशन चेंज हुआ, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इस वाले चीज़ में, क्योंकि हमने देखा है गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रहते, यहाँ पे सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट भी आ जाता है। एंड दैट्स वाई वी विल सी कि कैसे मार्केट के साथ कोऑपरेशन है और कैसे सिविल सोसाइटी कैसे डेमोक्रेसी को कॉम्प्लीमेंट करती है, सप्लीमेंट करती है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल ये जो क्रोनोलॉजी है, ये जो स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं उस पर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरऑल आइडिया पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का। तो इस तरह से हम देखेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज इन जनरल, और कैसे ये कंसर्न क्रिएट कर रहा है जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी पर, जो जनरली आपको पता है कि व्हेन ग्लोबलाइजेशन इज कमिंग इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ आवर यू कैन से द जस्टिस सिस्टम, द काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। तो उसमें थोड़ा सा मोहित भट्टाचार्य का भी कंटेंट मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा इन ऑर्डर टू गिव यू द मोर आइडिया और मोर यू कैन से स्पेसिफिक आइडिया अबाउट द थिंग्स, वहाँ पे हम उस तरह से यूज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ लेकिन अब सही से करेंगे। अभी तक मैंने बैकग्राउंड दिया है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन कि ये इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन लाता है सोसाइटी और इकोनॉमी में, ये चीज़ ग्लोबलाइजेशन होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से बेसिक आइडिया ग्लोबलाइजेशन का रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई कि इट इज़ ऑल अबाउट 3 आइज़, तो 3 आइज़ जो हैं वो हैं यहाँ 3 आइज़ क्या क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज़, इकोनॉमी एक्सेट्रा। तो इस तरह से जब ये जो 3 आइज़ होते हैं इन्हीं को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये हो गई जनरल डेफिनेशन, लेकिन जनरल डेफिनेशन को और एक्सपेंड करोगे तो यू विल फाइंड के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब पढ़ रहे हो तो कैसे ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करो। तो यहाँ पे मैं एक और अल्टरनेट डेफिनेशन दे रहा हूँ। अली फेरेजमेंट जो है उन्होंने बोला है दैट ग्लोबलाइजेशन इज़ नथिंग बट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़
पॉलिसीज भी बोला है, इकोनॉमी भी बोला है, सोसाइटी पॉलिटिक्स भी बोला है, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन सिंपली यूज दिस थिंग इन योर इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर के एज पर अली फेरेजमेंट ग्लोबलाइजेशन इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस तरह से ग्लोबलाइजेशन को यू कैन डिफाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट जिनको ये अली फेरेजमेंट मेंशन नहीं करना वो 3 आईज मेंशन कर देना कुछ बच्चे, क्योंकि सारे एक ही कर दोगे तो हो सकता है नंबर ना मिलने, तो थोड़ा अलग अलग कर देना। ओके, इसके अलावा किसी को और एक्सपेंड करना है और थियोरिटिकल वो देना है तो यू कैन से कि ग्लोबलाइजेशन कैन बी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ 2 फिनोमिनास, एक है स्कोप और एक है इंटेंसिटी। ये चीज अब याद कर लो, कभी भी किसी चीज को एनालाइज करना हो देन यू कैन से कि भाई ग्लोबलाइजेशन छोड़ो, कोई भी चीज है दैट इज अफेक्टिंग द स्कोप एंड इंटेंसिटी। ठीक है, स्कोप का मतलब होता है स्ट्रेचिंग और इंटेंसिटी का मतलब होता है डीपनिंग, यानी ये एक तरह से इस पे कह सकते हो कि यार ये एक्सपेंशन है या ये उसका डीप इंटेंसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ योर जीएस पेपर 3 जो यूपीएससी वाले हैं, तो यू कैन सिंपली कि वहाँ पे आप उसमें ऐसे ही कह सकते हो कि ठीक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इम्पैक्ट या चेंज कैसे हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि वो स्कोप में बढ़ रहा है, यानी अलग अलग जगह पे बढ़ता जा रहा है। अगर इंडिया का मैप कंसिडर करो देन स्कोप बढ़ रहा है और इंटेंसिटी बढ़ रही है। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज से सुनामी और जो क्या बोलते हो साइक्लोन आ रहे हैं उन पे क्या हो रहा है, उसका स्कोप बढ़ रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये कीवर्ड्स रहते हैं, इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और ऐसे ही आर्ट साइड को आर्ट्स बोला जाता है कि यहाँ पे कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है। सेम थिंग कैन बी यूज्ड हियर एंड देयर ऑल्सो। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे ठीक है, ये चीज हो गई। ऑन द वन हैंड कैसे स्कोप बढ़ रहा है कि जो प्रोसेस है विच एम्प्रेजेस मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ऑपरेट वर्ल्ड वाइड, जो भी चीज़ें थी जो प्रोसेस हुआ करती थी, जैसे मॉनिटरी पॉलिसी होती थी तो पहले वो सिर्फ एक कंट्री में हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो फेड में क्या हो रहा है, फेडरल बैंक जो वहाँ पे यूएस में क्या हो रहा है, फेड जो है वो क्या कर रही है, उसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज पे, और वो एफआईआईज जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा जो है वो निकाल के चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता है। सिमिलरली अगर वो फेड में कुछ ऐसा होता है, फेड में जो यूएस का जो वहाँ का जो आरबीआई है एक तरह का, तो जब वहाँ पे वो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी करता है तो फेड टेपरिंग से लेके उनके स्टिमुलस तक उसका इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ता है। एंड दिस इज हाउ इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रोसेसेस का इंटरनेशनलाइजेशन, यानी स्कोप बढ़ गया। एंड देन वी हैव द इंटेंसिफिकेशन एज वेल। इंटेंसिफिकेशन कैसे होता है, जो हमने 3 आईज देखे थे, इंटरेक्शन, इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस, ये जो हो रहा है यहाँ पे बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी विच कंज्यूम्स विच कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड कम्युनिटी, तो इस वजह से 2 चीज़ें हो रही हैं, एक हो रहा है स्कोप बढ़ रहा है और एक हो रहा है इंटेंसिटी बढ़ रहा है। इन दिस वे यू कैन एनालाइज एनी क्वेश्चन ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन जनरल। ठीक है, इसके अलावा कुछ थिंकर यूज कर लो कि एंथनी गिडेंस थे, उन्होंने डिफाइन किया था ग्लोबलाइजेशन को न्यू एंड रिवॉल्यूशनरी, तो हमने पहले ही अली फेरेजमेंट बता दिया। बट यस, अगर कुछ लोग और यूज करना चाहते हैं देन दे कैन से दैट इट इज अ न्यू एंड रिवॉल्यूशनरी थिंग मेनली ड्यू टू मैसिव इंक्रीज इन दिस फाइनेंशियल एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। सो कैसे ये चीज़ अब क्यों, अब देखो समझने की कोशिश करो कि जब आप जनरली पब्लिक ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू कैन टॉक अबाउट अली फेरेजमेंट जिन्होंने सिंपली बोला था दैट इट इज़ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट कोई क्वेश्चन मोल्ड करके आया है कि ग्लोबलाइजेशन इज इम्पैक्टिंग द इकोनॉमीज, देन यू कैन टॉक अबाउट एंथनी गिडेंस एंड कैसे इन्होंने बोला कि इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, कैसे ये न्यू एंड रिवॉल्यूशनरी है। तो इस तरह से तब आप इनको एंथनी ए जी कर दो, वैसे ए एफ रखोगे, यहाँ ए जी कर दोगे। दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू नो दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट OECD ने कैसे डिफाइन किया है ग्लोबलाइजेशन को, कि डिस्टिंक्ट नेशनल इकोनॉमी से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो बन गई है, उसको ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। कुछ याद मत रखो, बस इतना याद रख लो कि दिस इज दिस ट्रांजेक्शन। OECD ने बोला है कि डिस्टिंक्ट नेशनल इकोनॉमी से ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है। जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, तो आप वहाँ ये पढ़ते हो कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो दादा भाई नौरोजी ने अपने जो उन्होंने जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कही है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि कैसे सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी जो थी इंडिया की वो कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई थी। ऐसे ही डिस्टिंक्ट इकोनॉमी
ग्लोबल इकोनॉमी बन गई हैं। ये ऐसे रिलेट करो चीज़ों को, इस तरह से याद करने की कोशिश करो कि यहाँ उन्होंने ये बोला था कि सेल्फ सफिशिएंट कैसे कॉलोनियल बन गया है, और यहाँ डिस्टिंक्ट इकोनॉमी जो थी, एक तरह से इसको भी सेल्फ सफिशिएंट बोल सकते हो, वो ग्लोबल बन गई हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट से ग्लोबल बन गई, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये किसने बोला है? OECD ने बोला है। तो अब आपके पास एक और डेफिनेशन हो गई। तो जो लोग अलग अलग आंसर्स वैरायटी करना चाहते हैं, अली फेरेजमेंट वाली डेफिनेशन AF वाली हो गई, AG वाली हो गई, जिसमें उन्होंने ये बोला कि एंथनी गिडेंस ने बोला कि न्यू और रिवॉल्यूशनरी है, जहाँ पे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और एक हमारे पास आ गई OECD वाली डेफिनेशन, जो जनरली ये बोल रही है कि दैट हाउ इट इज़ क्रिएटिंग द डिस्टिंक्ट इकोनॉमी टू ग्लोबल इकोनॉमी। ऐसे आपने इकोनॉमी के 2 पढ़ लिए, और अली फेरेजमेंट की सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें उन्होंने हर चीज़ के इंटरनेशनलाइजेशन की इन जनरल बात करी है। बट पबेड का अगर जनरल डेफिनेशन है, यू कैन यूज़ हिम, यू कैन यूज़ OECD, ऑल्सो यू कैन यूज़ एंथनी गिडेंस। ओके, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो गई, जिनसे आप समझ सकते हो कि कैसे ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, या व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन पर से। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है कि जो प्रेशर जनरेट कर रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करते हुए। तो अब समझने की कोशिश करो क्रोनोलॉजी, कि ये तो रहा तुम्हारा आपका ग्लोबलाइजेशन, ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग हमने देखे कि भाई वो जो स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो एक तो ये स्टेट को चेंज करेगा, एक स्टेट के रिस्पॉन्स को चेंज करेगा कि गूंगा बहरा कैसे जवाब दे रहा है, तो वो चीज़ तो इस तरह से होगा कि ये वाली चीज़। एक ये करेगा आपके मार्केट और स्टेट के इंटरेक्शन को, और एक सिविल सोसाइटी के, जो सिविल सोसाइटी के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है, जो इंटेंसिफिकेशन है, और स्कोप का जो इंक्रीमेंट है, जो हमने अभी ऊपर भी देखा था। तो ये इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अफेक्ट करेगा जब हम इम्पैक्ट की बात करेंगे। बट यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कैसे पड़ रहा है, कि ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्ट, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये तो एक फिनोमेना है, एक आइडिया है, एक न्यू एंड रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है एज पर एंथनी गिडेंस। बट यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एज सच किसी और एक तरह से उसके कोई टूल्स होंगे, वो टूल्स होंगे इंस्टीट्यूशन, वो टूल्स होंगे आपके अलग अलग, क्या बोलते हो यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूशन हो गया, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। एंड देन द कंसर्न फॉर व्हाट, कंसर्न फॉर एफिशिएंसी, कंसर्न फॉर इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी। ये जो EEP हैं, इनकी वजह से, जो आपने पढ़ा होगा अगर आप थिंकर से लिंक करो, कि वुड्रो विल्सन वाज समवन जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, उनका जो मेन कंसर्न था, उनका डायकोटॉमी के पीछे, उनका कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे, उनका जितने भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, उसका मेन जो उनका कंसर्न था वो था इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। 3 E's का कॉन्सेप्ट, और 3 E's की वजह से ही हम कह सकते हैं ये जो 3 I's जो हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, ये 3 I's भी उन 3 E's को फोकस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको समझने की कोशिश करनी है कि ग्लोबलाइजेशन का जब हम इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, तो दैट इम्पैक्ट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस वेग आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट वो इम्पैक्ट आ रहा है इंस्टीट्यूशन से, वो इम्पैक्ट आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और वो इम्पैक्ट आ रहा है इस न्यू थिंकिंग ऑफ 3 E's से, और 3E+P से। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। सो इतना सिंपल सा याद रख लो, ये डायग्राम दिमाग में रख लो, ये डायग्राम यूज भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू शो द some sort of innovativeness in your answers, कि ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इम्पैक्ट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उसके कंपोनेंट्स हैं, उनको किया जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन कोई ग्लोबलाइजेशन ऐसे हवाबाजी नहीं है, वो कुछ चीज़ें करेगा, उन चीज़ों से होगा, जैसे इंस्टीट्यूशन के अलावा IT, और उसके अलावा ये। अब यहाँ पे एक चीज़ टेक अवे, ये चीज़ समझो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दिस इज अ काइंड ऑफ एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हेयर, कि ग्लोबलाइजेशन जो है, IT इज अ काइंड ऑफ रिपरकशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो जब हम 1990s की बात करते हैं, 1990 के समय की बात करते हैं, देन वी यूज टू स्टडी के, ठीक है, उस टाइम पे LPG 1990s की बात करते हैं, तो हम क्या दिमाग में हमारे आता है, हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि 1990s का जो टाइम था
वो 1990s का जो टाइम था उसके टाइम पे क्या आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उसी टाइम पे आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला आया था टाइम, और उसी टाइम पे आपका आईटी जो है वो इम्प्रूव हुआ था। तो इस तरह से क्यों हुआ था ऐसा एक साथ 90s में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एलपीजी में ही आईटी है, यहाँ पे ये चीज़ समझने की कोशिश करो, और एलपीजी में ही एक तरह से यहाँ पे पंचायती राज भी उसी टाइम के पैरेलल आया था। तो कभी भी हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से या रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे चेंज हुआ है, तो उसमें भी यही 2-3 चीज़ें एक साथ चलती हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इस तरह से हमने थोड़ा बेसिक आइडिया देख लिया। नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीज़ अब हम पढ़ेंगे, और मैं ब्रॉड आइडिया आपको दे चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आया पीछे करो थोड़ा सा वीडियो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ग्लोबलाइजेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट आईटी एंड 3 E's, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इंस्टीट्यूशन था, एंड देन 3 E's था जहाँ पे हमने इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पढ़ा था, और कैसे ग्लोबलाइजेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पैक्ट कर रहा है, तो कैसे वो 2-3 चीज़ें हो रही हैं। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, पीछे बैक करके देख लो। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अकॉर्डिंग टू जेमिल जीरीसेट, ठीक है, तो इज फेसिंग अ न्यू चैलेंज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब चैलेंजेस ऑफ एलपीजी, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो इग्नू का कंटेंट रहता है इसमें पता नहीं लगता कि कब वो क्या बताने लगे। दिस इज हाउ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ वीडियो लेक्चर और समथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि अभी इम्पैक्ट पढ़ रहे थे, इम्पैक्ट में मैंने वो पूरी ग्लोबलाइजेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्रोनोलॉजी समझाई, एंड नाउ वी आर स्टडिंग कि यहाँ पे कि कैसे चैलेंजेस के बारे में बात करी है कि चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से चैलेंजेस क्या आए हैं। और इसी बुकलेट में एंड में हम देखेंगे कि कंसर्न फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, और वो कंसर्न फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी इज नथिंग बट द चैलेंज ऑफ चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से समझने की कोशिश करो। बीच में ये थोड़ा सा आ गया और एंड में फिर से एक चीज़ आ जाएगी कि कंसर्न क्या है, तो हम उसको तभी पढ़ लेंगे। लेकिन चलो अभी थोड़ा सा अभी देख लो, बाद में फिर से देख लेंगे। जेमिल जीरीसेट ने 2004 में बताया कि व्हाट आर द चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्या है, देखो चैलेंजेस क्यों, अभी हमने जस्ट अभी देखा था कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज़ ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड 3 E's। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन तो आ गए, लेकिन उनका मैनेजेरियल कल्चर और मैनेजेरियल लीडरशिप, इनकी वजह से चैलेंज आएगा। आईटी तो आ गया, लेकिन आईटी की वजह से चैलेंज आएगा, क्योंकि आईटी के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आईटी के साथ दिक्कतें क्या होती हैं? लैंग्वेज बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, इसके अलावा प्राइवेसी का प्रॉब्लम, सोवेनिटी, डिजिटल सोवेनिटी खतरों में है। तो इस तरह से बहुत सारे उसमें चीज़ें आएंगी, ठीक। और बहुत सारे डिवाइड्स हैं, डिजिटल डिवाइड, जेंडर डिवाइड। तो टेक्नोलॉजी और ई गवर्नमेंट में बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होगी जब हम इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चाइना में जो है सो है, उसमें अगर कंपेरिजन नहीं होगा देन हाउ कैन यू जज योर इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी और एफिशिएंसी पर से। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हमने ग्लोबलाइजेशन के जो 3 इम्पैक्ट जिनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके साथ क्या चैलेंज है वो हमने यहाँ पे देख लिया। हमने नहीं देख लिया, जेमिल जीरीसेट ने ऐसा बोला था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। इन द व्यू ऑफ अली फेरेजमेंट, यही जो थिंकर के नाम जो मैंने शुरू में ही बताया था, उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ क्या हो रहा है कि लोग जो हैं ज़्यादा अवेयर हैं, सीम्स टू बी मूविंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स सिटीजन राइट्स, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल वैल्यूज़, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो गुड चीज़ें हो रही हैं। गुड चीज़ों में क्या है? राइट्स की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, एथिक्स की बात हो रही है, यहाँ राइट्स की बोल दो, एंड देन यहाँ पे R&T की बात हो रही है। तो रेयर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। रेयर चीज़ों का मतलब क्या है? R से क्या हो गया? राइट्स हो गया, A से क्या हो गया? अकाउंटेबिलिटी हो गया, अगली R से क्या हो गया? रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो गया, और एक E से क्या हो गया? एथिकल वैल्यूज हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से गुड क्या हो रहा है? गुड हो रहा है, राइट्स की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, R से रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है, और यहाँ पे एथिकल वैल्यूज की बात हो रही है। बट एट द सेम टाइम बैड चीज़ें भी हो रही हैं। बैड चीज़ें क्या हो रही हैं कि पब्लिक स्पेस श्रिंक कर रहा है, जो पब्लिकनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो खतरे में है। इसके अलावा वैल्यूज जो है वो खतरे में है। इसके अलावा राइट्स जो है वो वॉयलेट हो रहे हैं। सिटीजन का कमोडिफिकेशन हो रहा है। दिस इज द कीवर्ड दैट यू शुड यूज इन योर आंसर। कमोडिफिकेशन ऑफ सिटीजनरी, कॉर्पोरेट कोर्सिव स्टेट, कोर्सिव मतलब जो डरा के धमका के रखते हैं। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट कोर्सिव स्टेट है, कमोडिफिकेशन ऑफ सिटीजनरी है। हमेशा वो चीज़ बना लो कि ठीक है स्टेट है और पब्लिक है या सिटीजन है। स्टेट जो है वो कॉर्पोरेट कोर्सिव हुई जा रही है। कॉर्पोरेट कोर्सिव क्या है? #इलेक्टोरल बॉन्ड, कॉर्पोरेट कोर्सिव स्टेट। पब्लिक कैसी हो जा रही है? सिटीजन कैसा हो जा रहा है? कमोडिफिकेशन ऑफ सिटीजन। यही हो गया इम्पैक्ट, इसी को यूज़ करना है। आगे हम भले ही अलग अलग कंपोनेंट पढ़ें,
रहे हैं, बट दीज आर द थिंग्स जो कभी भी आप एकदम डायग्राम बना के लिख सकते हो कि कैसे हो रहा है, अपने आप नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इस तरह से अलीफेरेजमेंट की डेफिनेशन हो गई, उन्होंने पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताया। स्टेट इज अंडरगोइंग अ न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव रोल एंड एज अ कोरोलरी इट्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, और उस मल्टी डायमेंशनल को समझने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टेट के ऊपर देखेंगे, स्टेट की रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर देखेंगे, सिविल सोसाइटी के ऊपर देखेंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो सी के मार्केट और स्टेट का इंटरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, एंड ओवरऑल मैनेजरियल कल्चर। ये 5 चीज़ें हैं, इनको अगर अंडरस्टैंडिंग कर लिया, आपने समझ लिया, आंसर में भी इन्हीं 5 चीज़ों को लिखने का है। ठीक है, तो सबसे पहले चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट। चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट में क्या है, सेंटर स्टेट जो है, सेंटर स्टेज ऑफ सोसाइटी, स्टेज जो है वो हमेशा सेंटर स्टेज में नहीं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल स्टेट का रोल ऐसे चेंज हो रहा है कि स्टेट जो है उसका रोल बैक ऑफ स्टेट हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं आपके न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, सो दैट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट न्यू लिबरल पैराडाइम, एंड न्यू लिबरल पैराडाइम इज नथिंग बट द रोल बैक ऑफ द स्टेट, एंड स्टेट जब है उसका रोल बैक हो रहा है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अर्लियर इट यूज टू बी द सेंटर स्टेज ऑफ ए सोसाइटल गवर्नेंस। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टेट जो पहले की होती थी, स्टेट जो आज की है, स्टेट जो पहले की होती थी वो सेंटर स्टेज होती थी, लेकिन जो आज की है वो वहाँ पे रोल बैक की फिलॉसफी चल रही है। तो सेंटर स्टेज तो कहाँ से ही रह जाएगा। तो इस तरह से यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और बीच में कुछ कीवर्ड वगैरह डाल दो कि ठीक है ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसे अगर डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करो, S1 इज द सेंटर स्टेज में जो स्टेट होती थी, आज पेरिफेरल तो छोड़ो, रोल बैक की बात आ रही है, ये चीज़ हो गई है। और ऐसा हो क्यों रहा है, बीच में लिख दो NPM आ गया, न्यू लिबरल पैराडाइम आ गया, पब्लिक चॉइस अप्रोच आ गया, न्यू टेलरिज्म आ गया। ये सारे कीवर्ड्स आप बीच में डाल दो और इस तरह से ऐसे बॉक्स में बंद कर दो और लिख दो फिगर के चेंजिंग स्टेट। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इस तरह से समझ लो। इसके अलावा पहले दिस हैज लेड टू, अब क्या हो गया, प्रो मार्केट और एंटी स्टेट फिलोसफी ऑफ प्राइवेट गुड एंड पब्लिक बैड। तो ये ओवरऑल फिलोसफी जो है, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो अगली यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो स्टेट से अभी वाली जो स्टेट है रोल बैक, वो क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा है कि प्राइवेट गुड होता है और पब्लिक बैड होता है। ये फिलोसॉफिकल इसके पीछे बैकग्राउंड है। ठीक, इसके अलावा अलग अलग यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिलीफ इन गवर्नमेंट बाय द मार्केट। ये जो पीटर सेल्फ है, पीटर सेल्फ की डेफिनेशन रहती है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पीटर सेल्फ ने स्पेसिफिकली बोला है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बाय द मार्केट, तो यहाँ पे देख रहे हो इसमें पैराडॉक्स की, गवर्नमेंट बाय द मार्केट नॉट बाय द स्टेट। यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंकिंग इज टू स्लिम द स्टेट। अब ये कीवर्ड है, स्लिम द स्टेट। ठीक, रोल बैक द स्टेट, स्लिम द स्टेट। तो इस तरह से याद रखना, ये चीज़ें अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि स्लिम द स्टेट, लिबरेट द मार्केट फोर्सेस। ठीक, स्लिम द स्टेट, और ये जो सिंपल है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बस ये याद रख लो, पीटर सेल्फ ने इस चीज़ में बोला था गवर्नमेंट बाय मार्केट। और क्या बोला था, पहला पॉइंट हो गया स्लिम द स्टेट, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पे इंसेंटिव और ऑपरेशंस, एंड देन टेक द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर रिलेटिव साइज ऑफ एक्सपेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना। ठीक है, तो स्टेट को कम करना यानी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हो गया, उसके फिर ऑपरेशनल की बात हो गई, एंड देन ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात हो गई। तो इस तरह से डिवाइड करने की, एक एक वर्ड में समझने की कोशिश क्या करो। सब डायग्राम सारी चीज़ें नहीं याद होने वाली, तो बस पीटर सेल्फ हो गया। ठीक, सेल्फ ने बोला कि स्टेट जो है स्लिम करो, सेल्फ ने स्लिम की बात करी, एंड देन ये हो गया स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कि स्लिम कर दो, जो स्टेट है, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्लिम कर दो। दूसरा क्या है, इसके बाद उनका जो ऑपरेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंटिव इनटू द ऑपरेशन। तो जो गवर्नमेंट आप स्लिम कर दोगे तो दो चीज़ें रहेंगी, एक तो स्लिम कर दोगे तो हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, स्लिम कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ होगा उसको इंसेंटिव और उसके ऑपरेशन में इंसेंटिव वाला सिस्टम लेके आओ। जैसे हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड पे का हम बात करते हैं, ब्राज़ील की तरह इंडिया में भी परफॉर्मेंस बेस्ड पे और ये सारे मैकेनिज्म होना चाहिए। तो वो चीज़ है, एंड देन जो ख़त्म हो गया तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह कम हो जा रहा है इस वजह से। तो ओवरऑल इस तरह से समझ लो कि हाँ ऐसा कुछ है।
ठीक है। तो सेल्फ ने स्लिम की बात करी और स्लिम की बात करने के बाद जो बचा उस पर खर्चा कम करना है और जो बचा उस पर इंसेंटिव वाला सिस्टम लेके आना है। तो इस तरह से गवर्नमेंट बाय मार्केट हम कर पाएंगे, ये बिलीफ है पीटर सेल्फ के 1993। सो देयर इज नो नीड फॉर इवॉल्विंग अ न्यू रेगुलेटरी स्टेट विद एन एक्सपेंडेड एजेंडा, द स्टेट नीड्स टू बी रेगुलेटरी इन नेचर। तो यहाँ पे अलग स्टेट की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें जो है मतलब जो ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे हमें नई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है उसको रेगुलेटरी स्टेट बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अदरवाइज स्टेट जो होगी अगर रेगुलेटरी नहीं होगी तो मार्केट जो है उसके पास, ये अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था कि मार्केट के पास इनविजिबल हैंड होता है, इनविजिबल हैंड ये कीवर्ड रहता है। शायद रॉबिन्सन है वो थिंकर जिन्होंने ये बोला है, बट एज ऑफ नाउ जस्ट याद रखो लो कि मार्केट जो होता है उसका इनविजिबल हैंड होता है एंड दिस इनविजिबल हैंड विल स्ट्रेंगुलेट। स्ट्रेंगुलेट क्या होता है? STRANGULATE, स्ट्रेंगुलेट। तो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट विल स्ट्रेंगुलेट इफ यू डू नॉट हैव द रेगुलेशन। ठीक है, तो इनविजिबल हैंड स्ट्रेंगुलेट का मतलब होता है गला घोंट देना। ठीक है, तो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट जो है वो गला घोंट देगा अगर उसको रेगुलेट नहीं करोगे। सो दैट्स वाई वी नीड स्ट्रॉन्ग स्टेट, दैट्स वाई वी नीड रेगुलेटरी स्टेट, दैट्स वाई वी नीड फैसिलिटेशन। स्टेट जो है वो फैसिलिटेट करे प्राइवेट सेक्टर को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाए, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, अदरवाइज मार्केट विल स्ट्रेंगुलेट द पुअर सिटीजन्स। तो जैसा कोविड में हुआ था जो बहुत सारा उसमें कालाबाजारी चल रही थी, सो दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। तो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट नीड्स हैंड ऑफ ट्रस्ट। जब हम फैसिलिटेटरी रोल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं तब इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था कि स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द मार्केट नीड्स दिस, उसने बोला था इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट नीड्स हैंड ऑफ ट्रस्ट। हैंड ऑफ ट्रस्ट मतलब गवर्नमेंट शुड ट्रस्ट द प्राइवेट सेक्टर। तो ये तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं कि इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट नीड्स दिस काइंड ऑफ रेगुलेटरी स्टेट, अदरवाइज वो जो स्ट्रेंगुलेशन है वो हो जाएगा। तो स्ट्रेंगुलेशन से बचने के लिए रेगुलेशन जरूरी है, सिंपल सी बात है इतनी। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इस तरह से इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट रहता है एंड यहाँ पे भी हम उसी चीज़ में ऐड कर सकते हैं कि वी डू नॉट नीड रेगुलेटरी स्टेट, न्यू रेगुलेटरी स्टेट जो एग्जिस्टिंग है उसी को यहाँ पे ऐसा बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जब हम बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हमने यहाँ देखा कि इम्पैक्ट क्या है स्टेट पे, लेकिन हमेशा देखो समझने की कोशिश करो कि जब भी कोई आंसर्स लिख रहे हो पब एड में या किसी भी आर्ट्स के सब्जेक्ट में या जनरल स्टडीज इन यूपीएससी में, यू नीड टू राइट अदर थिंग्स दैट आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो थोड़ा एक्सपेंड करके आगे की तरफ जाने का रहता है। तो यहाँ आगे की तरफ जाते हुए क्या करोगे कि फॉर इंस्टेंस सक्सेस इन ईस्ट एशियन जो इकोनॉमी है, और इसी चीज़ को एक्सपेंड करते हुए जो हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे स्टेट का जो है वो हमने देखो यहाँ पे यही चीज़ समझने की कोशिश करो कि स्टेट जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? वो रोल बैक हो रहा है। कैसे बोला? पीटर सेल्फ ने भी बोला कि स्लिम स्टेट वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल रोल बैक हो रहा है, स्टेट कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है, हॉलोइंग आउट ऑफ स्टेट भी हो रहा है। बट एट द सेम टाइम वी नीड स्टेट जो रेगुलेटरी इन नेचर हो, अदरवाइज इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट विल स्ट्रेंगुलेट। ओके, अब इसी चीज़ को समझने के लिए यू कैन यूज सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल यही दिया है कि फॉर इंस्टेंस ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो हैं, जापान है, ताइवान है, कोरिया है, हांगकांग है, इनके पास एक मॉडल है जो है गवर्न मार्केट पैराडाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इनकी बात कर लो या फिर आप स्कैंडिनेवियन कंट्री जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की बात कर लो। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में एक तरह से सोशल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे वो डेमोक्रेसी तो है एट द सेम टाइम वो सोशल है। सोशल मतलब जो हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है डीपीएसपी के, उस तरह से वहाँ पे देखने को मिलते हैं। भले ही वो यूरोपियन कंट्रीज है लेकिन वो सोशल डेमोक्रेसी टाइप की कॉन्सेप्ट वहाँ है। वहाँ कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है। सेम गोज विद ये वाला जो अपना ईस्ट एशिया है। ईस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं, जापान, ताइवान, कोरिया, हांगकांग, इनके यहाँ पे एक है गवर्नड मार्केट पैराडाइम। गवर्नड मार्केट पैराडाइम का मतलब है कि यहाँ पे ठीक है, अच्छी बात है, स्टेट जो है वो सब है, लेकिन एट द सेम टाइम एसेंशियल जो गवर्न मार्केट पैराडाइम में क्या होता है, स्टेट का इंटरवेंशन होता है सब्सिडी के साथ,
और यहाँ पे डिस्टॉर्शंस ऑफ रिलेटिव प्राइस के साथ, एंड विद कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मार्केट, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक चॉइसेस, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन आउटकम दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल थ्रू ऑर्डिनरी वर्किंग ऑफ द मार्केट। समझ गए? तो यहाँ पे जैसे अपना आरबीआई है, जो आरबीआई का जो रहता है, अलग अलग तरह की पॉलिसी रहती हैं, लाइक वो कैसे मार्केट बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे सब रेगुलेट करता है, तो नॉर्मली इंटरवीन नहीं, यहाँ पे नॉर्मल एक तरह का इंटरवेंशन रहता है, और जो नॉर्मली ऑर्डिनरी वर्किंग में नहीं हो सकता। जो मार्केट अगर ऐसे ही करेगा, इनविजिबल हैंड से काम करेगा, तो नहीं होगा, एंड दैट्स वाई वहाँ पे एक तरह से गवर्नड मार्केट पैराडाइम रहता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू हैव इन योर आंसर्स। जो इग्नू के बच्चे हैं जो एमपीए का एग्जाम देने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। सिमिलरली जो यूपीएससी वाले वैल्यू एडिशन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, गवर्न मार्केट पैराडाइम। क्योंकि जनरली जब हम पैराडाइम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ये एक तरह का केस स्टडी अप्रोच है जो हम जनरली हम नहीं पढ़ते, लाइक नहीं होता है ऐसे जनरली जो कंटेंट है पैराडाइम जो हम 6 पैरा पढ़ते हैं उसमें ही नहीं पढ़ते। दैट्स वाई यू शुड हैव दिस आइडिया इन योर माइंड। ये एक तरह का कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हो, दैट व्हाट वी नीड इज द गवर्न पैराडाइम, जहाँ पे रेगुलेटरी स्टेट एक तरह से है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज को। अब जैसे एग्जाम्पल और हम डिटेल में जाएं अगर और समझें कि कैसे इनके कंट्रीज में चल रहा है, तो जापान का एग्जाम्पल दिया हुआ है। गवर्नमेंट एज ऑब्जर्व बाई ओकीमोटो 1989 में उन्होंने बोला कि डायरेक्टली मार्केट में यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है। कैसे करती है? सेक्टोरल प्रायोरिटीज एस्टेब्लिश करके, इन्फेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके, मोबिलाइज करके रिसोर्स टू हेस्टेन द डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा इशू गाइडेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट लेवल, ऑर्गेनाइज रेशनलाइजेशन ऑफ एंटी रिसेशन दिस थिंग कार्टेल्स, एलोकेट फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट, रेगुलेट टेक्नोलॉजिकल फ्लो इन एंड आउट ऑफ जापान। समझ रहे हो कहाँ कहाँ रेगुलेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल फ्लो पे हो रहा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस देती है, एफडीआई को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टेक्नोलॉजी फ्लो को रेगुलेट करना, जैसे इन्फेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, इन्फेंट्स को प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा सेक्टोरल प्रायोरिटीज को सेट करना। तो ये सारी चीजें हैं, स्टेट एक तरह से इंटरवीन कर रही है, एंड दिस इज नथिंग बट द आइडिया ऑफ गवर्नड पैराडाइम मॉडल, गवर्न मार्केट पैराडाइम। दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर कि ईस्ट एशियन कंट्रीज में फॉर इंस्टेंस जापान के अंदर इस तरह का मॉडल है। तो ऑल्दो वी आर गोइंग टुवर्ड्स रोल बैक ऑफ द स्टेट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एनपीएम मॉडल, वी आर गोइंग टुवर्ड्स के ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट स्लिम हो रही है, बट एट द सेम टाइम वी नीड दिस काइंड ऑफ अप्रोच एज वेल। तो इस तरह से जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, अगर क्वेश्चन अलग से ही आ जाए कि स्टेट पे क्या इम्पैक्ट है, तो एक तो हो गया कि स्टेट का स्ट्रक्चरल पे क्या इम्पैक्ट है, और उसके अंदर हमने देख लिया प्रोज एंड दोनों तरफ से व्यू। एक तरफ से कि हाँ पीटर सेल्फ ने बोला कि कम कर दो, स्लिम कर दो, एक्सपेंडिचर कम कर दो, इंसेंटिव ले आओ, बट एट द सेम टाइम हमें एक गवर्न मार्केट पैराडाइम भी देखने को मिलता है, जहां पे जापान में हमने ऐसे देखा। तो ये हो गया स्टेट का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। अब स्टेट का ऑपरेशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट, जहां पे स्टेट रिस्पॉन्सिवनेस कैसे कर रही है उस चीज की बात होगी। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, अटैकिंग पॉवर्टी असर्ट्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एफिशिएंटली। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स दी हुई हैं, वर्ल्ड बैंक की 2 रिपोर्ट दी हुई हैं कि कैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 इसने कैसे बोला कि यहाँ पे एफिशिएंसी और ये चीज़ होनी चाहिए, जो हमने पहले भी देखा है। और वो चीज़ कब आती है? जब हम क्या करते हैं, क्योंकि मेन कंसर्न क्या है? एफिशिएंसी। मेन कंसर्न क्या है? कि कैसे पॉवर्टी खत्म हो। मेन कंसर्न क्या है? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो, जो भी लॉ है करप्शन वगैरह ना हो, क्योंकि वीक इंस्टीट्यूशन से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ओवरऑल व्हाट वी आर सेइंग कि जब हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अटैकिंग पॉवर्टी के नाम पे, यहाँ पे एफिशिएंसी की और रिस्पॉन्सिवनेस की, नीड्स को फुलफिल करने की, एक तरह से 3 E's वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ। और यहाँ इंस्टीट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जब वीक होती हैं तो लॉ खराब होते हैं, करप्शन होता है, ये होता है वो होता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो समझने की कोशिश करो। हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हो रहा है, एंड दैट इम्पैक्ट इज विजिबल इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, और इन टर्म्स ऑफ आईटी। तो वही चीज़ है, वही चीज़ें वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में अलग अलग में बोली कि यहाँ पे ये चीज़ की मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और मॉडिफाई कैसे होगा?
with the help of private sector, with the help of market economy, but at the same time उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट, जैसे गवर्न मार्केट पैराडाइम है। सिमिलरली मैनेजमेंट ओरिएंटेशन सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा नया कुछ आ जाएगा कि जैसे ये मैनेजमेंट, तो अब ओवरऑल हमने क्या देखा, स्टेट के दो कॉन्सेप्ट देख लिए, एक तो उसका स्ट्रक्चर, एक उसका ऑपरेशन, ठीक है। नाउ वी आर सीइंग कि ओवरऑल मैनेजमेंट कल्चर स्टेट और सोसाइटी के बीच का जो मैनेजमेंट कल्चर है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हम यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली नियो टेलरिज्म के नाम पे दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गया है एनपीएम के अंदर, ठीक है। तो हमने पहले ही मैंने बोला था कि स्टेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो क्यों चेंज हो रही हैं, दो तीन चीज़ें हैं उसमें, न्यू टेलरिज्म है, एनबीएम है, पीसी है, तो वही चीज़ है। तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट जो पहले सिस्टम था वो कैसा था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। वो जो ब्यूरोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, एआई गोर याद कर लो, इन्होंने बोला कि ब्रोक और ब्रोकन है और इसकी वजह से पब्लिक ने गवर्नमेंट में फेथ जो है वो लॉस कर दी है। एंड व्हाट वी नीड, इस चीज़ को, ये जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था इसकी जगह अब आ गया है रिफॉर्म रिप्लेसमेंट, ठीक है। हमें क्या मिल गया है, सडनली फाउंड अ रिफॉर्म रिप्लेसमेंट, एंड दिस रिफॉर्म रिप्लेसमेंट इज नथिंग बट मार्केट। तो ये चीज़ याद रखनी है, एडवर्ड जेनिंग्स ने ये बोला है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, ये मैं नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एफडब्ल्यू टेलर जो है वो चीज़ यहाँ है, एआई गोर ने ये बोला कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रोक और ब्रोकन है, और एडवर्ड जेनिंग्स लेके आए ये वाली चीज रिफॉर्म रिप्लेसमेंट एज एडवर्ड जेनिंग्स। सो दिस रिफॉर्म रिप्लेसमेंट जो है वो आया। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनपीएम जब हम पढ़ रहे होते हैं तो यू कैन मेंशन कि एडवर्ड जेनिंग्स ने इसको रिफॉर्म रिप्लेसमेंट बोला था, ठीक है। जब टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो लोग यूपीएससी वाले हैं दे कैन ऑल्सो यूज दिस रिफॉर्म रिप्लेसमेंट बाई एडवर्ड जेनिंग्स, RR, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग, इस तरह से इसको हाईलाइट कर लो और समझ लो। तो इस तरह से हमारा मैनेजमेंट कल्चर हो गया। तो मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट, और ओवरऑल ये चीज़ क्यों काम कर रही है, कॉम्पिटिटिव स्टेट बन जाती है, कि जो हमने अभी तक पूरी बकवास पढ़ी वो क्यों ऐसे इफेक्टिव और 3 E's और प्रोडक्टिविटी कैसे आ रही है, क्योंकि इट इज़ क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव स्टेट, कॉम्पिटिशन स्टेट। दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू शुड नोट इन योर आंसर्स और यूज इन योर आंसर्स। इसके अलावा स्टेट मार्केट का अब हम देखेंगे कोऑपरेशन कैसे होता है स्टेट और मार्केट का। तो यहाँ पे 3 काइंड ऑफ इंटरवेंशन हैव बीन आइडेंटिफाइड, फंक्शनल, इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रेटेजिक। फंक्शनल क्या है कि मार्केट एज अ रेमेडी टू वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशन क्या है कि जो रूल ऑफ द गेम जो है वो स्टेट की जगह मार्केट के प्लेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, स्ट्रेटेजिक क्या है, लॉन्ग टर्म में फैसिलिटेशन ऑफ द मार्केट फोर्सेस टू डेवलप फिजिकल इंफ्रा एज वेल क्रिएट द सोशल इंफ्रा। तो ये स्ट्रेटेजिक हो गया। तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस आपको ये समझनी, ये तो नॉर्मल जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे इंटरवेंशन जो है वो हेल्प कर रहा है। हमेशा वही चीज़ें होती हैं, हमेशा कोई चीज़ होती है वो स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल और बिहेवियरल या स्ट्रेटेजिक इस तरह से इम्पैक्ट करती है। तो स्ट्रक्चरल में हमने देखा कि मार्केट एज रेमेडी देखा जा रहा है, ऑपरेशनल में हमने देखा या इंस्टीट्यूशनल में हमने देखा कि कैसे रूल ऑफ द गेम कर रहा है, और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे नया एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पैराडाइम ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। 1994 में कुछ इकोनॉमिक्स ने ये चीज़ रिकमेंड करी थी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फोर्थ कमिंग। तो मतलब क्या है इस चीज़ का मतलब, रीओरिएंट द रोल ऑफ द स्टेट एंड प्लानिंग थ्रू पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड सोशल सर्विस थ्रू बिल्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स स्किल डेवलपमेंट, ये चीज़। तो यहाँ पे सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, वहाँ पे इस तरह से रोल ऑफ स्टेट शुड बी देयर। तो SRME पैराडाइम क्या है समझने की कोशिश करो। SRME, ठीक, अगेन जैसे हमने गवर्नमेंट ये GM पैराडाइम पढ़ा था, गवर्न मार्केट पैराडाइम ऑफ ईस्ट एशिया, इंडिया के लिए SRME वाला पैराडाइम रिकमेंड किया जा रहा है। दिस पैराडाइम एम्फसाइज ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, पीयर प्रेशर, एडहेरेंस टू कोड ऑफ कंडक्ट बाई ऑल इकोनॉमिक प्लेयर्स, देयर कोड्स followed by all concerned section of the society reflecting their socially responsible economic behavior in the free market economy। तो एक समझने की कोशिश करो, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट है, उसको करने के 2 तरीके समझने की कोशिश करो। ये एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। थोड़ा थोड़ा कंटेंट तो इतू सब पढ़ ही लोगे, कहीं से भी खुद भी पढ़ लोगे, किसी और वीडियो में देख लोगे। अगर यहाँ पढ़ रहे हो, अभी तक इस वीडियो को देख लिया है, तो समझने की और अच्छे से कोशिश करो कि
क्या है कि भाई ये आपका इनविजिबल हैंड है, जो हमने पहले ही मैंने समझाया कि इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, मार्केट को इनविजिबल हैंड बोला जाता है, जो दिखता नहीं है लेकिन हो रहा है। तो इनविजिबल हैंड जो है वो स्ट्रेंगुलेट करेगा, लेकिन वो नहीं कराना है, गलत हो जाएगा गरीबों के साथ, जो वल्नरेबल सेक्शन उनके साथ। सो दैट्स वाई वी नीड उसको गवर्न करना। तो एक हमारे पास है गवर्नड मार्केट पैराडाइम। गवर्न मार्केट पैराडाइम क्या बोलता है? जो ईस्ट एशिया में है, जापान में है, ताइवान में है, कोरिया में, वो क्या है? गवर्न मार्केट, जहाँ पे हम रेगुलेटरी स्टेट क्रिएट करते हैं जो स्ट्रॉन्ग इनफ होती है, जो इंटरवीन करती है, जो नॉर्मली नॉर्मल मार्केट फोर्सेस जो है वो नहीं करने देती हैं, जनरली नहीं होता है नॉर्मल मैकेनिज्म में। लेकिन ईस्ट एशिया में गवर्न मार्केट पैराडाइम है, मार्केट को रेगुलेट किया जा रहा है। दूसरा जो तरीका है इस इनविजिबल हैंड के स्ट्रेंगुलेशन को रोकने का, वो है SRME। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो अपने आंसर्स में। दूसरा तरीका जो है वो SRME है, एंड दिस SRME इज नथिंग बट सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ एक तरीके का सेल्फ, जैसे हम पढ़ते हैं ना सेल्फ रेगुलेशन, वो है यहाँ पे। यहाँ बिहेवियरल चेंज है, यहाँ पे एक सेल्फ डिसिप्लिन है, यहाँ पीयर प्रेशर है, यहाँ एडहेरेंस टू कोड है बाय द फोर्सेस, बाय द मार्केट फोर्सेस, कि वो कुछ गलत नहीं करेंगी, रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक बिहेवियर शो करेंगी। और इसी में आपको देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो करते हैं ना, टाटा है, अंबानी है, अडानी है, ये लोग हर प्राइवेट उसको 2-3% अपने 3 साल के प्रॉफिट का इसमें लगाना पड़ता है। किसमें? आपकी कॉर्पोरेट एक्टिविटी, CSR एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इसके अलावा ये SRME, ये चीज़ मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे पैराडाइम है। SRME पैराडाइम इज द सेल्फ डिसिप्लिनरी पैराडाइम। ठीक है, ये रेगुलेटरी है, ये सेल्फ रेगुलेटरी है, ये अंतर है दोनों में। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरह से इसको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्टेट मार्केट का कोऑपरेशन हो गया। और यहाँ पे एक तरह से हम ये नहीं देख रहे कि दोनों एंटी हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, दोनों के बीच में 2% जीरो सम गेम है, ऐसा नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोऑपरेशन। कोऑपरेशन कैसे? SRME पैराडाइम से। यहाँ कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा, कोई स्ट्रेंगुलेट नहीं कर रहा, और स्ट्रेंगुलेशन से लड़ने के लिए स्टेट रेगुलेट नहीं कर रही। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरह से ये डिटेल्ड इसका एनालिसिस हो गया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी ऐसा ही है कि जब ऐसा होगा तो हमारा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। देन सिविल सोसाइटी, थोड़ा सा इसमें सिविल सोसाइटी को भी दे दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत सारे चीज़ें चेंज करता है, इंस्टीट्यूशन को चेंज करता है, IT को लाता है, इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस लाता है, एंड एट द सेम टाइम वो सिटीजन को ज़्यादा अवेयर करता है। और जब सिटीजन अवेयर होते हैं तो सिविल सोसाइटी जो है वो डेवलप होती हैं। सिविल सोसाइटी क्या होता है? सिविल सोसाइटी जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, प्लेथरा ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो सिविल सोसाइटी होती हैं। दीज आर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीजन्स। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये कंप्राइज करती हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन को और स्टेट से अलग ऑटोनॉमी एंजॉय करती हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटी जो है वो थर्ड सेक्टर कहा जाता है। लैरी डायमंड ने आइडेंटिफाई किया 6 फंक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी इन शेपिंग द इकोनॉमी। दीज आर सिविल सोसाइटी, ऐसे अलग अलग इकोनॉमी है। तो 6 यहाँ पे लैरी डायमंड का नाम याद रख लेना। बाकी स्टेट्स, ये जो सिविल सोसाइटी का चैप्टर एक आगे आएगा, 19 चैप्टर है इसी MPA 011 में, तो हम दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे सिविल सोसाइटी को। अभी बस उसको ग्लोबलाइजेशन से लिंक करके इतना समझना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इकोनॉमी एफिशिएंसी, एफिशिएंट पॉलिसी की बात करता है, और वहीं पे कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का डेवलपमेंट भी साथ ही के साथ हो जाता है। तो एंथनी गिडेंस, जो हमने पहले भी पढ़ा था एंथनी गिडेंस के बारे में, जब उन्होंने न्यू और रिवॉल्यूशनरी बोला था, उन्होंने एक बुक लिखी है द थर्ड वे, द रिन्यूएबल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। इन्होंने इसमें यही बोला है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिविल सोसाइटी जो हो रही है वो सिविल सोसाइटी सोशल डेमोक्रेसी लेकर आ रही है। थर्ड सेक्टर बोला जाता है सिविल सोसाइटी को। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ओवरऑल हमें बस लिंक कर देना है सिविल सोसाइटी को ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से, बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पे हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पे जो होता है वो इररिप्लेसेबल है मार्केट से। पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट के हार्ट पे होता है, बट मार्केट का पता नहीं कहाँ होता है। बट यस, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द फैक्ट कि इररिप्लेसेबल है, मार्केट जो है पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं हटा सकता है। दैट्स वाई वी नीड द सॉल्यूशंस, और उस वजह से हमने अलग अलग सॉल्यूशन देखे। हमने देखा कि गवर्न कर दो, हमने देखा कि SRME लेके आ जाओ, हमने अब ये भी देख लिया कि जो सिविल सोसाइटी है दे कैन ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग दिस, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक तरह से सोशल डेमोक्रेसी
इंश्योर करती हैं सिविल सोसाइटी एक तरह से सिटीजन का अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के लिए पीटर ड्रकर ने, जनरली पीटर ड्रकर को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा उन्होंने प्राइवेट रिफॉर्म्स की बात करी है, बट यहाँ पे एक नई डेफिनेशन पीटर ड्रकर की है जो आपको याद रखनी है कि वी आर लर्निंग वेरी फास्ट दैट बिलीव दैट फ्री मार्केट इज ऑल इट टेक्स टू हैव द फंक्शनिंग सोसाइटी और इवन फंक्शनिंग इकोनॉमी इज प्योर डिल्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ड्रकर की बात होगी, अगर कोई क्वेश्चन MPA02 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, उसके अंदर जो थिंकर्स है वहाँ ड्रकर का कोई एनालिसिस है, जनरली ही यूज टू सजेस्ट रिफॉर्म्स, ही यूज टू सजेस्ट द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ही यूज टू सजेस्ट कि कैसे स्टेट जो है वो कैसे बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो उन्होंने बहुत आइडेंटिफाई किया है। PSUs वाले चैप्टर में भी पीटर ड्रकर को यू कैन ऑलवेज यूज़, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने बोला है दैट प्राइवेटाइजेशन ये बहुत ज़्यादा समझ में आता जा रहा है, दैट ऑल द थिंग्स के भाई वो एफिशिएंट कर देगा और ये कर देगा, ये सब प्योर डिल्यूजन है। ठीक, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कि पीटर ड्रकर ने ये भी बोला था। अगर नोट्स बना रहे होगे तो जो भी मैंने बोला है अभी तक उसको सिंपली उतना उतना नोट कर लो, उतने थिंकर लिख लो कि ठीक है ऐसा है, जो मैंने डायग्राम बनाए उनको बना लो। 2 पेज में A4 साइज के 2-3 पेज, 4 पेज में, 4 पेज मतलब 2 पेज, मतलब उस तरह से उतने में बढ़िया डायग्राम और बढ़िया थिंकर विंकर हो जाएंगे। उसको बस एक बार देख के जाना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वैसे भी इग्नू का पेपर PYQ देख के जाओगे बढ़िया हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एज, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में जो मेन आइडियाज थे वो लिए हैं। बाकी इसमें सब फिलर मटेरियल है जो इसमें लिखा रहता है, ठीक है, वो मैं वैसे ही एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ। पीटर एवांस ने एम्बेडेड ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था ईस्ट एशिया में, कि यहाँ पे क्या है, सोशल लाइज दैट बाइंड्स द स्टेट टू देयर सराउंडिंग सोसाइटी, कंक्रीट सेट ऑफ सोशल टाइज, सॉरी नॉट लाइज, जो स्टेट को सराउंडिंग सोसाइटी से लिंक करते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब सिविल सोसाइटी पढ़ते हो, जो बच्चे वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिविल सोसाइटी की बात है, SSG की बात है इसमें, तो सॉरी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में सिविल सोसाइटी की बात है, और सिविल सोसाइटी में यू कैन यूज, पीटर इवांस ने एम्बेडेड ऑटोनॉमी की बात करी है ईस्ट एशिया में। आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज द वैल्यू एडिशन। एक बार चुटकी, दिस इज द वैल्यू एडिशन, ठीक है, समझ कोशिश करो। पीटर एवांस ने एम्बेडेड ऑटोनॉमी की बात करी है ईस्ट एशियन में, जहाँ पे क्या होता है, कंक्रीट सेट ऑफ सोशल टाइज हैं जो बाइंड करते हैं स्टेट और सराउंडिंग सोसाइटी को। ये चीज़ें याद रखनी है। ये कम्युनिटी इकोनॉमिक एक्शन, ब्रिटेन में क्या है, यहाँ पे इनॉर्मस रेंज ऑफ एंटिटीज़ हैं जिनको कम्युनिटी इकोनॉमिक एक्शन बोलते हैं, जो ये सारी चीज़ें, ठीक। तो इस तरह से आपका हो गया सिविल सोसाइटी। ओवरऑल हमने यहाँ पे पूरा इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया। इम्पैक्ट के अंदर हमने देखा सिविल सोसाइटी का, हमने देखा मार्केट फोर्सेस के बारे में, हमने देखा स्टेट का एज सच क्या हिसाब है, हमने देखा स्टेट का रिस्पॉन्स कैसे चेंज हो रहा है, और हमने ओवरऑल मैनेजमेंट फिलोसफी में पीटर ड्रकर की बात करी। हमने पीटर ड्रकर के अलावा FW टेलर और उसके अलावा और भी चीज़ें देखी। यू जस्ट नीड टू नो कि आपको अगर सीधा क्वेश्चन आए तो इन 5 को समराइज करके लिखना है, अगर नहीं आए, कुछ एनालिटिकल आए, तो आपको सारी चीज़ें, एक इग्नू के कंटेंट में एक खास बात है, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, कैसे भी यूज हो सकता है। यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स एंड जस्ट यू नीड टू हैव दैट एनालिटिकल स्किल कि किसको कहाँ पे कहाँ लपेट देना है। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये आर्ट आनी चाहिए, और जो डायग्राम्स बनाए थे उनमें यही आर्ट मैंने एलेबोरेट करी है। इसके अलावा क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। सिंपल है कि यहाँ पे देखो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि सेल्फ ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन जो है, मेनली समझने की कोशिश करो कि ये जो LPG रिफॉर्म्स हैं, ये जो ग्लोबलाइजेशन वगैरह हैं, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं कि अगर रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रेंथन है, टेक्नोलॉजी बढ़िया है, ये जो बेसिक कंडीशन पे ग्लोबलाइजेशन काम करता है, जो हमने पहले भी देखा, इंस्टीट्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो भी डिसेंट्रलाइजेशन और जो भी इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के टूल्स हैं, अगर उन पे ये चीज़ काम, अगर वो चीज़ें बढ़िया हैं तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशन ख़राब है, अगर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह नहीं है, सिविल सोसाइटी बेकार है ना, सारा मोनोपोली जैसा बना हुआ है ना, अगर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है स्टेट की, और यहाँ पे स्टेट जो है वो रेगुलेट नहीं कर पा रही, या सेल्फ जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसके अंदर वो जो हमने सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केट इकोनॉमी SRM ही पढ़ा था वो नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो नहीं है, तो ग्लोबलाइजेशन सब कुछ ख़त्म कर देगा। एक तरह से ये रीकोलोनाइजेशन हो जाएगा,
यहाँ पे कॉलोनियल एक्टर कौन होंगे, एमएनसीज होंगे। ठीक, सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इस चीज़ के लिए ही अलग अलग थिंकर्स ने ये चीज़ बोली है कि हमें ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी की, स्ट्रॉन्ग डिसेंट्रलाइजेशन की, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी की, सो दैट वी हैव द फाउंडेशन एंड सो दैट वी कैन हैव द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। आई होप यू आर गेटिंग। उसी को अलग अलग थिंकर ने अलग अलग वर्ड बोला, जैसे इसको पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दिस कि यही चीज़ है। इसके अलावा जो हक थे उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि मार्केट प्राइवेटाइजेशन इज़ द प्रॉब्लमेटिक थिंग। ठीक है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, अब ये चीज़ है जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ प्री कंडीशन है, वो जब तक नहीं होंगी तो नहीं होगा। मैंने पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन ये सब बोला अभी, उसमें एक चीज़ और ऐड कर लो जो मैंने अभी नहीं बोली थी, वो थी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। के नॉलेज बेस्ड, वैसे मैंने आईटी बोला था बट यस, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी आजकल है, और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी ये चीज़ होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, ये वही चीज़ है कि प्राइवेटाइजेशन वर्सेज प्राइवेट जॉब वर्सेज पब्लिक सेक्टर वाली जॉब, स्टार्टअप खोलना है या जॉब करनी है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि इसके लिए एक मिनिमम कैपिटल चाहिए, मिनिमम एक सपोर्ट चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, अगर किसी के पास नॉर्मल है तो फिर दे कैन गो एनीवेयर, लेकिन जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब समझ रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए वो मिनिमम टैलेंट पहले से चाहिए। यहाँ तो क्या है कि ठीक है, पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत मेहनत करके, थोड़ा बहुत तो नहीं होता है, बहुत सारी मेहनत करके यहाँ कहीं एक तरह से आ सकते हो, उसके बाद एक तरह से सीख सकते हो, लेकिन यहाँ सीखा सिखाया चाहिए बहुत हद तक। सो दैट सीखा सिखाया नीड्स सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से प्री एग्जिस्टिंग थिंग्स। तो ग्लोबलाइजेशन का भी वही है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल ज़मीन में घुसे हो तो फिर नहीं फ़ायदा होगा, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, आईटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं है, पॉलिसी नहीं है, वो सारी जो चीज़ें मैंने अभी बोली वो चीज़ें प्री कंडीशन है, सो दैट ग्लोबलाइजेशन सॉल्व कर पाए आपकी परेशानियों को। और ग्लोबलाइजेशन इरिवर्सिबल एंड इनएविटेबल है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये चीज़ बोली थी कि ग्लोबलाइजेशन विद अ ह्यूमन फेस। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स आते हैं, तो दैट्स दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। इसके अलावा रीशेपिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच फेवर्स द रिच कंट्रीज। ठीक है, तो वही चीज़ है, साओ पोलो ने ब्राज़ील का बोला, पास्ट डिक्लेरेशन विच कॉल्ड फॉर रीशेपिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इरिवर्सिबल है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन विद अ ह्यूमन फेस। यहाँ पे वी आर सीइंग के ग्लोबलाइजेशन को रीशेप करने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, प्लैनेट्स के जो पुअर हैं उनको बहुत दिक्कत कर देता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली जो मैं अभी तक बार बार बोल रहा था कि व्हाट वी नीड इज़ द डिफरेंट थिंग, लाइक पॉलिसी चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग आईटी चाहिए, मतलब नॉलेज बेस्ड नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, वही चीज़ें हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल और ह्यूमन में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो हेयर। तो मैं जो एक पता नहीं थे कौन, लेकिन एक थिंकर थे, गुइडो GUIDO और बर्टुलूसी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वीडियो देखो ताकि मैं कुछ अच्छा सा एप्पल का आईपैड वगैरह ले लूँ और इसको अच्छे से लिख पाऊँ, जैसे और अच्छे अच्छे टीचर्स लिखते हैं। तो शेयर करो वीडियो को, लाइक वाइक करो, इग्नू वाले सारे कंटेंट, समझ रहे हो, ताकि मैं ये अच्छे से लिख पाऊँ। अभी मैं ये क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, इसमें सब आपकी गलती है, समझ रहे हो। तो हाँ, तो इन्होंने ना तीन चीज़ें बोली थी, RTI। ठीक, RTI में इन्होंने यही बोला था कि भाई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये अगर होगा तो ग्लोबलाइजेशन विल हेल्प यू, अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन विल डिस्ट्रॉय यू। ठीक, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है, वही चीज़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, क्योंकि मैंने बोला ना सिविल सोसाइटी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, डिसेंट्रलाइज, सब कुछ। ठीक, ये सारी चीज़ें, सेफ्टी नेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब जो गरीब है उनको बस एकदम इनइक्वालिटी बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, तेजस चल रही, मान लो वंदे भारत तेजस, कोई प्राइवेट ट्रेन, कोई मतलब जनरल टिकट बंद कर दी गई मान लो लेट्स से, तो फिर वो वाली चीज़ सेफ्टी नेट में होना चाहिए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम, अब मैंने अभी तक जो भी बताया, हमने इम्पैक्ट पढ़ लिया, इम्पैक्ट की सारी चीज़ें पढ़ ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंसर्न फॉर ग्लोबल जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने कुछ कुछ बोला है, तो यहाँ पे वही ह्यूमन नहीं है और ये सारी चीज़ें। ओवरऑल व्हाट यू हैव इज़ द आइडिया जो मैं आपको देने वाला हूँ। देखो सिंपल सी 2-3 चीज़ें पढ़ लो। एक तो मैकमर्थी, यहाँ से क्या है कि जस्टिस और वैल्यू बेस्ड में यहाँ पे एक थिंकर है मैकमर्थी, ये मोहित भट्टाचार्य जो बाइबल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत कठिन है किताब कहते हैं लोग, वैसे तो ठीक ही है। उसने ये चीज़ लिखी हुई है कि अनइक्वल फ्रीडम्स द ग्लोबल मार्केट एज एन एथिकल सिस्टम, अनइक्वल फ्रीडम्स द ग्लोबल मार्केट एज एथिकल सिस्टम। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्लोबलाइजेशन जो आया है उसके अंदर जो वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, इसमें उन्होंने 5-6 वैल्यू प्रॉब्लम जो हैं वो आइडेंटिफाई करी हैं।
तो बस ये याद रखना है, मैकमर्थी याद रखना है, इनकी किताब का नाम याद रखना है। 5-6 प्रॉब्लम जो हैं वो इन्होंने जो आइडेंटिफाई करी हैं, वो प्रॉब्लम पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ लो, अदरवाइज इतना याद रख लो। मैकमर्थी ने इस बुक में क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसाइज नहीं मतलब प्रॉब्लम्स कंसर्न्स बताए हैं विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू सिस्टम्स इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सिमिलरली यहाँ पे जोसेफ स्टिग्लिट्ज थे, स्टिग्लिट्ज ने भी यहाँ पे बताया कि मोर ह्यूमन, इफेक्टिव एंड इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है। ठीक, सिंपल है। इसके अलावा गुइडो बर्टोलुसी मैंने बता दिया, उन्होंने बोला आरटीआई मतलब जब तक रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी और क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ग्लोबलाइजेशन विल नॉट हेल्प यू। सिमिलरली यहाँ पे एक चीज़ लिखी नहीं है जो ऊपर कहीं नाम आया था, हक, जो हक हैं और इन्हें ही बोलने का हक था, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन, हमने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी वाला यहाँ लिखा नहीं अच्छे से, तो मैं ये बताता हूँ हक के बारे में। इन्होंने बोला कि अकाउंटेबिलिटी की जो व्हाट, वाई और हाउ है या हु है, व्हाट हु व्हाट एंड हाउ, ठीक है, हु व्हाट और हाउ जो है वो ग्लोबलाइजेशन ने उसकी एकदम धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ठीक है, तो वो चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ एनपीएम, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर से। तो वो चेंज कैसे हुआ है कि हु, तो पहले हु जो होता था कि यू आर अकाउंटेबल टू होम, ये जब क्वेश्चन पूछा जाता था तो आंसर आता था यू आर अकाउंटेबल टू सिटीजन। ठीक है, जैसे स्टेट है, कोई मान लो पुलिस स्टेशन है, कोई मान लो इंस्टीट्यूशन है, कोई लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी तो नहीं, बट यहाँ जो स्टेट रहती थी, जो स्टेट के फंक्शनरी होते थे, दे यूज टू बी अकाउंटेबल टू होम, दे यूज टू बी अकाउंटेबल टू सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक, बी द पीपल ऑफ सिटीजन, बी द पीपल ऑफ इंडिया, उनके लिए वो अकाउंटेबल रहते थे। ठीक है, बट नाउ ये सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट कन्वर्ट होके हो गया कस्टमर। नाउ दे आर अकाउंटेबल टू whom? दे आर अकाउंटेबल टू कस्टमर। जैसे प्राइवेट सेक्टर आ गया तो प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अकाउंटेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर अकाउंटेबल टू देयर कस्टमर, देयर लॉयल कस्टमर। दिस इज द प्रॉब्लम। तो अकाउंटेबिलिटी का कंसर्न आ गया प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और इन सब चीज़ों से, क्योंकि फेसबुक, गूगल, कोई भी अकाउंटेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, दे आर अकाउंटेबल टू देयर कस्टमर। कोई भी एमएनसी है वो अपने जो उनके हैं उन्हीं के लिए अकाउंटेबल है, दे आर वर्किंग फॉर देयर क्लाइंट्स, दे आर वर्किंग फॉर देयर कस्टमर्स, नॉट सिटीजन। ठीक है, तो पहला हो गया कि हक ने ये बोला कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये चीज़, हु वाली चीज़ जो है वो चेंज हो गई। दूसरी चीज़ व्हाट, तो अर्लियर व्हाट का जब हम पढ़ते हैं, यानी अकाउंटेबिलिटी जो है वो कैसी होती है, मतलब व्हाट अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, तो वो जो व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी था कि ठीक है तो मैं अकाउंटेबल किसके लिए हो वो तो मैंने बता दिया, लेकिन किस चीज़ के लिए, व्हाट, फॉर व्हाट आई एम अकाउंटेबल, वहाँ पे जो व्हाट था वो था आपका, पहले था इक्वालिटी, पहले था जस्टिस, पहले था राइट्स। ठीक है, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, सोशलिज्म वाले जो प्रीएम्बल के अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो थे। लेकिन अभी क्या है, अकाउंटेबल फॉर व्हाट, अकाउंटेबल फॉर एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, नो मैटर कितनी इक्वालिटी मिल रही नहीं मिल रही, गरीब को मिल रहा नहीं मिल रहा। ठीक है, तेजस में गरीब जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा, नो मैटर, नो मैटर व्हाट, यू जस्ट नीड एफिशिएंसी, कि ट्रेन जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, एफिशिएंटली पहुंच जाए और इफेक्टिवनेस हो जाए। उसमें सोशल जस्टिस की कोई बात नहीं है, उसमें राइट्स की कोई बात नहीं, उसमें इक्वालिटी की कोई बात नहीं है। सो दिस इज द व्हाट का प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही हाउ। ठीक है, हाउ में क्या है कि अर्लियर अकाउंटेबिलिटी यूज टू बी प्रोसीजरल, प्रोसीजरल रहती थी अकाउंटेबिलिटी के। ठीक है, एंड में हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, प्रोसीजर भी फॉलो करना होता था, रूल्स का रूल चलता था, चीज़ों को देखा जाता था कि प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। बट नाउ वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एंड रिजल्ट, तो यहाँ पे सब्सटेंस पे फोकस होने लगा है। तो सब्सटेंशियल अकाउंटेबिलिटी आ गई है, ना कि प्रोसीजरल। तो पहले ये था कि ठीक है रोड बनानी है, लैंड एक्विजिशन करना है, ठीक है एंड रिजल्ट तो रोड बनाना है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू इंश्योर कि जो लोग वहाँ से हटाओगे रोड बनाते टाइम उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो रहा है कि नहीं, उनको कंपनसेशन, ड्यू कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं, उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करके अच्छे से उनको जो भी है चीज़ें करी जा रही हैं कि नहीं। ठीक है, उनके जो भी कंसर्न्स है उनको एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं। तो ये होता था प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अभी ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सटेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सब्सटेंशियल में क्या है, एंड देख रहा है कि रोड बन गई, हाँ बन गई, अब उसको हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया या गोली मार दी गई, नो मैटर।
ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड अकाउंटेबिलिटी के आगे कैसे ग्लोबलाइजेशन ने या एलपीजी ने या एनपीएम पैराडाइम ने कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करी है। आई होप यू आर गेटिंग। मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से जितना हो सकता था मैंने यहाँ पे समझाया, जो चीज़ लिखी भी नहीं है, जो चीज़ मोहित भट्टाचार्य और बाकी एडवांस बुक में लिखे वहाँ से मैंने खींच तान के यहाँ आपको समझाने की कोशिश करी है। यू जस्ट नीड टू नो दिस, ठीक है। इसके अलावा कंक्लूजन है, कंक्लूजन अच्छे से जितना हमने पढ़ा है उसको आप समराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज़ गुड थिंग, बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज़ हैं। और एक चीज़ मेरे को पता नहीं बार बार ऐसी लग रही कि मिस हो गई, कहाँ गई वो चीज़, तो मैंने पढ़ाई ही नहीं अभी तक। इम्पैक्ट तो हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी हमने पढ़ा था। चलिए हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो इस वीडियो में हमने ना इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने सारा चीज़ें देखी। हमने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने 2-3 थिंकर को देखा, हमने अली फेरेजमेंट को देखा, हमने एंथनी गिडेंस को देखा, हमने ओईसीडी की डेफिनेशन को देखा। ओईसीडी की डेफिनेशन डिस्टिंक्ट इकोनॉमी टू दिस ग्लोबल इकोनॉमी की बात करती है। ऐसे ही हमने देखा कि स्कोप और इंटेंसिटी की बात होती है। एंथनी गिडेंस ने कैसे यहाँ पे बोला कि न्यू और रिवॉल्यूशनरी है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में। एंड देन हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो उसके अंदर हमने 2-3 जो चीज़ें होती हैं उसकी, आईटी होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, और एफिशिएंसी इकोनॉमी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, वो सब जो भी है वो हमने देखा। उसके अलावा वी हैव सीन के अली फेरेजमेंट ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को डबल एज्ड स्वॉर्ड बताया, कैसे उन्होंने बताया कि ये दोनों चीज़ें कर रहा है, गुड में ये चीज़ें रेयर ला रहा है। तो हमने देखा कि रेयर क्या होता है, राइट्स होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, रिसर्च होता है, एथिकल वैल्यूज़ होता है, बट एट द सेम टाइम ये श्रिंकिंग ऑफ पब्लिक स्पेस कर रहा है, और ये सारी चीज़ें देखी। स्टेट के अंदर हमने देखा रूल ऑफ स्टेट हो रहा है, प्रो मार्केट और पब्लिक बैड बोला जा रहा है और प्राइवेट को गुड बोला जा रहा है। फिर हमने देखा कि पीटर सेल्फ ने कैसे 3 चीज़ें बोली कि स्लिम कर दो, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दो, और फिर एकदम सब खत्म कर दो। इसके अलावा हमने देखा कि स्टेट का एट द सेम टाइम जरूरी है कि वो रेगुलेट भी करे, अदरवाइज स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगा। इनविजिबल हैंड जो इसमें लिखा भी नहीं था वो भी मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ है। और गवर्न मार्केट पैराडाइम कहाँ है, ईस्ट एशिया में, जापान का हमने एग्जाम्पल देखा। देन वी हैव सीन के रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन, तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमने पहले ही देखी हुई थी कि टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है, और कैसे ग्लोबलाइजेशन कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि एआई गोर ने कैसे बोला कि ब्रोक और ब्रोकन है। एडवर्ड जेनिंगसन रिफॉर्म रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताया, एफडब्ल्यू टेलर की बात करी। एंड वी हैव सीन के कैसे मैनिफेस्टेशन और कंपटीशन स्टेट जो है वो ग्लोबलाइजेशन लेके आता है। फिर हमने देखा मार्केट जो है वो कैसे एसआरएमई मॉडल को भी फॉलो कर सकता है, एंड दैट एसआरएमई मॉडल में हमने सीएसआर को भी लिंक किया। एसआरएमई मॉडल इज समथिंग दैट इज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन ईस्ट एशियन कंट्रीज। एंड देन हमने सिविल सोसाइटी को देखा, लैरी डायमंड ने 6 फंक्शन बताए। ओवरऑल हमने सिविल सोसाइटी को देखा कि एंथनी गिडेंस ने भी इस चीज़ पे कुछ बात करी। एंड देन हमने सिविल सोसाइटी को लिंक किया पब्लिक इंटरेस्ट और कैसे वो चीज़ हेल्प करता है हमें। एम्बेडेड ऑटोनॉमी, पीटर एवांस का मॉडल, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। इसके अलावा ओवरऑल हमने इसके प्रॉब्लम्स देखे, कंसर्न्स देखे, एंड देन हमने देखा कि कैसे हम इन कंसर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए गुइडो बर्टोलुसी जो एक्स्ट्रा थिंकर है, जो यहाँ नहीं है, वो भी मैंने आपको बताया कि आरटीआई पे फोकस करो, ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पे अगर फोकस करोगे तो फिर जब अच्छा बेसिक बैकग्राउंड सेट होगा देन ओनली ग्लोबलाइजेशन विल हेल्प यू, एंड दिस इज वन ऑफ द वे टू यूज ग्लोबलाइजेशन इन अवर फेवर। आई होप यू हैव गॉट ऑल द गुड थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी, कंसर्न्स को भी मैंने बहुत डिटेल में आपको मोहित भट्टाचार्य के वैल्यू एडिशन के साथ बताया। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी दिस इग्नू कंटेंट। इग्नू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंटेंट व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ योर सब्जेक्ट ऑफ योर सोशल साइंसेज लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ो, बहुत अच्छे से इसमें से वैल्यू एडिशन का कंटेंट अपने नोट्स में ऐड करो। कोई नहीं पढ़ा रहा, कोई 50,000 रुपये 1 लाख रुपए देख के जो फाउंडेशन कोर्स कर रहा है, कुछ जरूरत नहीं है। सिंपली गो थ्रू द इग्नू कंटेंट, जस्ट रीड द इग्नू कंटेंट, जस्ट memorize the important keywords, just try to learn the basic concepts from here and you are good to go in UPSC or other exams. Okay, this is it. Thank you so much and stay tuned for more videos. Thank you. और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कैसा लगा। बाय, टेक केयर।